हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल ब्लूप्रिंट का पेपर करने वाला है। पूरा हल सहित पेपर करेंगे। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा हिंदी 2024 का। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, ठीक है। अनुक्रमांक आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर आपका नाम डालना है। ये 901 नंबर का सेट है और 825 GS का सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। ये पूरा पेपर मैंने हल करके बताया हुआ है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समय होता है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का, और आपको जो पूर्णांक दिए होते हैं वो दिए होते हैं आपके 70 नंबर का। 30 अंक आपको प्रोजेक्ट के मिल जाते हैं। तो निर्देश दिए रखे हैं आपको, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में आपके 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है बोर्ड एग्जाम में। ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पक्ष उससे काटे नहीं। इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, ठीक है। जो सही होगा वो भी आपका गलत कर दिया जाएगा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे आपके 50 अंकों के। तो ये बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल भारत पेपर है, आपको इसको जरूर देखना चाहिए, अंत तक देखिएगा। तो खंड आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और 20 अंक के आपके बोर्ड में आते हैं। इसके बाद जो पहला आपका प्रश्न है, बोला निर्देश दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखना है आपको, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न दे रखा है, बोला गया इनमें से महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। पंचरत्न, पाठ के साथ ही, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो आपको पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो महादेवी वर्मा की रचना आपकी पाठ के साथी है, अतीत के चलचित्र भी है और मेरा परिवार भी है, ठीक है। आपको ना वीडियो देखा होगा मेरे सारे जो हैं रचनाएं, कभी उनकी जो भी रचनाएं थी सभी रचनाएं एक ही वीडियो में करा दी थी। वो वीडियो मेरा था 18 मिनट का, आप भी उसको पूरा देख लीजिए जाकर, ठीक है। पर लिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है, वो है आपकी पंचरत्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। पंचरत्न जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न बोला गया है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो बताना है कि सेवा सदन जो है किसका उपन्यास है। राजेंद्र यादव का, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव। तो आप सभी जानते हो जो सेवा सदन है वो किनका है, आपका मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। गबन है, गोदान है, ठीक है, मंत्र है, पूस की रात है। ये सभी क्या है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की ही रचनाएं हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न बोला गया है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। प्रेमचंद, निराला, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो तीसरे का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत भारती जो है किसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है आपके कौन, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसका कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी जो है भारत भारती के रचयिता हैं, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न बोला गया कि ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिचंद। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तितली भी है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं होती हैं जयशंकर प्रसाद जी की। जो रचनाएं हैं वो हाई स्कूल में आपके भर भर के पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं। इसके बाद आपसे बोला गया प्रश्न 5 कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिवंश सिंह उपाध्याय। तो आप सभी जानते हो जो चिंतामणि के रचनाकार हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था। और तितली भी कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं वो सारी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के पूछी जाती हैं जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित रचनाएं, ठीक है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न बोला गया झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं, ठीक है। सोमनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो झरना काव्य के संग्रह के रचयिता कौन है, तो वो भी आपके कौन है, आप सभी जानते हो, वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला गया विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशव प्रसाद, ठीक है। तो आप सभी जानते हो जो विनय पत्रिका के रचयिता हैं वो कौन है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी है, इसको आप लोग तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, वो हैं आपके तुलसीदास। कौन है,
तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब 8वां बोला गया है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। आपके 4 काल होते हैं। आपसे पूछा जाता है प्रश्न की बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल और आदिकाल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो वो है आपकी आदिकाल की रचना है आपकी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न बोला गया साखी शब्द के रचयिता हैं। साखी के रचयिता हैं रसकांत, सूर्यदास, कबीरदास या रहीम। तो साखी के रचयिता हैं रसकांत, सूर्यदास, कबीरदास या रहीम। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर में हल करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो साखी के रचयिता हैं तो कौन है? वो हैं आपके कबीरदास। कौन है? कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 10वां बोला गया कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, जवाहरलाल महादेवी वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कुकुरमुत्ता के कौन है? तो कुकुरमुत्ता बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कुकुरमुत्ता की रचयिता है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, 11वें की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम, हास्य, उत्साह या शोक। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम है, हास्य है, उत्साह या शोक है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका प्रेम। उत्साह क्या है? वीर रस। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जितने भी श्रृंगार रस आप पढ़ते हो, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ठीक है, और हास्य रस, इन सभी के आपको पता होना चाहिए कि इनका स्थायी भाव क्या है। ठीक है, चलिए 12वां पीपर पास सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार। तो पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें क्या आ गया? सरिस। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। 13वां बोला गया शिल्प गति के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पकार के आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोटा या कुंडलियाँ। तो आप सभी जानते हो जो शिल्प गति के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है वो है आपका क्या है आपका? बताइएगा। ठीक है ना, आप सभी जानते हो वो है आपका सोरठा। ठीक है, दोहे से उल्टा क्या होता है? सोरठा। इसके बाद अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अन, अनु, मोल या इनमें से कोई नहीं। तो अनमोल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो उपसर्ग क्या होता है? जो सबसे पहले आता है। ऐसे अनमोल है। क्या है आपका? अनमोल। अनमोल है, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे अन और अन लिखोगे और क्या लिखोगे? प्लस मोल। ठीक है, ये बन जाएगा आपका अनमोल। आपसे बोला उपसर्ग जो पहले आता है ये क्या है? पहले अन, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? अन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका 14वें का। 15वें की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बचपन शब्द में प्रत्यय देखो, बचपन आप कैसे लिखोगे? इस तरह से आप बचपन लिखते हो। ठीक है, इस तरह से। इसको कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ोगे आप पा, ठीक है, बा और चा प्लस पन। ठीक है, आपसे पूछा गया प्रत्यय जो होता है वो लास्ट वाला होता है। कौन सा होता है आपका? लास्ट वाला। यही होता है आपका प्रत्यय। तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 15वें का आंसर कौन सा हो गया? पन। तो बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपका? पन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करते चलना। ठीक है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, अव्ययीय समास। ठीक है, जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं कौन सा समास कहते हैं? इन 4 समासों में आपको बताना है। ठीक है, अगर पहला शब्द संख्यावाची है और उस समुदाय का बोध होता है तो वो होगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 17वां मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया है कि अंबर का पर्यायवाची शब्द है वायु, पृथ्वी, चंद्रमा। तो अंबर का आप देखकर बता सकते हो। आप इसमें 1 भी सेकंड का समय नहीं लगाओगे, देखते ही आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, कौन है अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द? वो है आपका गगन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 18वां बोला गया इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इयड़, वृद्धि, गुण, दीर्घ। ठीक है, इत्यादि कैसे लिखोगे आप?
इत्यादि। ये किससे मिलकर बना होगा? ई प्लस आपका ए से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी संधि है? तो आप सभी जानते हो ये संधि हो जाएगी आपकी यड़ संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आपसे बोला गया 19 मधुव्याम शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थ विभक्ति द्विवचन या पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो मधुव्याम शब्द का विभक्ति है आपकी चतुर्थ विभक्ति दो वचन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, 20वां पटश्याम धातु का वचन एवं पुरुष है। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो पटश्याम धातु का वचन एवं पुरुष कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये 20 आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये हमारा खंड आता है जिसके हमने 20 महत्वपूर्ण MCQ कर लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब के सब सही कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने कहा ना मैं पूरा हल पेपर आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो बताना है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। बोला गया विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको इससे संबंधित 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। बोला गया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। फिर लेखक ने अच्छे मित्र से क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अच्छे मित्र ने लेखक के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो चलिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा तो देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे क्या है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, आप ऐसे लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया। आपसे बोला गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ध्यान से देखेंगे रेखांकित अंश कौन सा है आपका? तो ये है, यहाँ से लेकर ये चल गई आपकी और यहाँ तक औषधि है। तो क्या बोला गया? एक विश्वास मित्र से भारी रक्षा होती है, जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास मित्र जीवन की औषधि है। तो चलिए आप कैसे इसको करने वाले हो तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे। बोला गया था कि देखो क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र हमेशा विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करते हैं। लेखक जी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि विश्वास पात्र मित्र हमेशा विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करते हैं और उन्हें बुराइयों से बचाकर उन्हें हर प्रकार की रक्षा करते हैं। उन्हें बुराइयों से बचाकर और विपत्ति से बचाकर उन्हें उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। मनुष्य को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिस प्रकार एक अच्छी दवा व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और संपन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति अपने दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लिख देंगे पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, समझ में आ गया। और आपको इसके 2 नंबर और इसके 2 नंबर और इसके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे 6 अंक। ठीक है ना, इस तरह से आप पेपर में लिख कर आओगे और हल करके आने वाले हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तीसरा प्रश्न बोला गया था कि अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो लेखक ने कहा है कि हमें उन लोगों को मित्र बनाना चाहिए जो हमें हमेशा मजबूत रखें, दोषों और गलतियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, कुमारक के प्रति सचेत और हमें उत्साहित करें। ठीक है, तो ये जो है लेखक ने क्या है विश्वास पात्र मित्र के कर्तव्य बताए हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन
आप साथ में लेकर बैठा करो, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला प्रश्न, अथवा में आप ये कर सकते हो कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुलित शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष से और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाएं। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के भेदकर नहीं होती, वहीं उस व्यक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो आपको बताना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या या लेखक के अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताएं। ठीक है, ये वाला वही लिख गया है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए क्या है आपका, क्या है ये, इसमें संदर्भ क्या हो जाएगा। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। ये हेडलाइन आप जरूर लिखना, नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इसमें लेखक ने नैतिक अंकुश के साथ विज्ञान की शक्ति के उपयोग की आवश्यकता के विषय में बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी रेखांकन की व्याख्या भी कर सकते हो। आपको दो में से एक करना था तो मैंने एक आपको करके बता दिया, ऐसे ही आप पेपर में छाप के चले आना। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा, आपको एक पदांश दिया होता है, उसमें संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना होता है। 6 अंक का, 3 अंक का आपका संदर्भ होता है और 3 अंक का होता है आपका क्या, काव्य सौंदर्य। यानी 3 + 3 कितने हो जाते हैं आपके 6। तो क्या बोला गया, उधो मोय ब्रज बिरसत नाही, उधो मोय ब्रज बिरसत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसुमत और नंदु देख सुख, पावत माखा रोटी दही तयो सजायो अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हसत रिसात, सूर्यदास धन ब्रजवासी जिनसे हितो जदुतात। ठीक है ना। तो इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसका व्याख्या कैसे लिखो। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ब्रज में जो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वृंदावन गोकुल में वन उपवन और कर्ण कुंज करती हुई पेड़ों की छाया, प्रातः समय यानी कि सुबह जो माता जसुमत यशोदा है वो हमें क्या करती है, हमें देखकर, और नंद जो हैं वो हमें देखकर क्या करते हैं, बहुत ही सुख पाते हैं। माखा रोटी दही सजाए, और वो माता यशोदा जी जो हैं उन्हें माखा रोटी दही सजाकर और बड़े अच्छे से खिलाती है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, यानी कि गोपियाँ हैं ग्वाल हैं, उन सभी के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसत रिसात से हंसत जो है व्यतीत हो जाता था। सूर्यदास धन ब्रजवासी जिनसे हित जजतात, सूर्यदास बोलते हैं कि धन ब्रजवासी, आप ब्रजवासी जो है आपको धन्य है जिनसे आपने इतना सब पाया है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सब लिखना होता है। तो यहाँ से मैंने व्याख्या आपको लिख दी है कि इस तरह से लिखोगे। बोला गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्भव मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और कुंज की घनी छाँव भी मुझसे भुलाई नहीं भूलती। सुबह यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर बहुत आनंदित होते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। हमें गोपियों और ग्वालों के साथ बहुत से खेल खेलते थे। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे व्याख्या को। ठीक है, 3 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। काव्य सौंदर्य कैसे लिखोगे। इसमें श्री कृष्ण जी ने भावुक हृदय से भावों की व्यंजना की है। अपने जो भावुक हृदय से भावों की क्या किए, व्यंजना की है। यहाँ प्रेम भाव का निरूपण हुआ है। भाषा आपकी क्या है, ब्रज है। रस है आपका वियोग और श्रृंगार, यानी कि जो श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, इस तरह से अलंकार है आपका अनुप्रास और आपका छंद है गेय पद। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होता है। 3 में से 3 और 3 + 3 कितने 6 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला अथवा ये आप लिख सकते हो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल जीव जहाँ से फिर चलता धारण करना जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से एकत्र जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता काय रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको लिखना होता है। बोला कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषाएं केंद्र स्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत
बाडमस्य संस्कृत आलोका सर्वस प्रसरत मुगल युवराज दरासिको अत्र भारतीय दर्शनम छात्राणाम अध्ययनतम अकरोति साथ ऐसा ज्ञान तथा प्रभाविता अभवत यत्नम तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाएं कारिता। तो क्या ये प्रस्तुत ग्रंथ हमारी संस्कृत खंड काव्य से संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये आपका किसके लिए गया है? वाराणसी पाठ से आपका लिया गया है। ठीक है, तो आप इसका कैसे अनुवाद करोगे? तो अनुवाद आप इस तरह से कर सकते। वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। ये स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसमें घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, और ये बताना था संदर्भ में कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, हाथमा में आप ये कर सकते थे। आपको चौथा प्रश्न बोला गया दिए गए संस्कृत पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, पदांश आपको दिया है, ये दिया है। बंधनम मरणम बापी जपो बापी पराजय ओ उभयत्री समो वीर बाबो ही वीरता। इसमें बोला गया कि प्रस्तुत गद्य नाट्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरणे पूजते नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर सिकंदर और पुरुराज की बातचीत प्रस्तुत की गई है। तो क्या बातचीत है, देखो को ध्यान से। क्या है? उद्यम मरणम बापी जपो बापी पराजय। क्या कहते हैं कि सिकंदर और अम्बिक बैठे हैं, बंदी पुरुराज को आगे करके और एक यवक यवन से सेनापति जो है प्रवेश करता है। सेनापति सम्राट की जय हो। और पुरुराज कहता है ये भारत वीर भी यमराज का अभिवादन करता है। पुरुराज कहते हैं कि ये भारत वीर यमराज का भी अभिवादन करता है। सिकंदर जब पुरुराज बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो। तो ये पूरा इसका जो है हिंदी में अनुवाद है। ठीक है, तो आप लिख देना। चलिए, अथवा में आप ये वाला भी कर सकते थे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपको आता हो पहले ध्यान से पढ़ लेना, फिर लिखना कौन सा आपको आता है। इसके बाद अपने पठित खंड का आपके आधार पर किसी एक का चरित्र आपको अपने ज़िले से संबंधित लिखना है, जो आपके ज़िले में आता है। इसके बाद दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आप इनका जीवन परिचय याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, इन तीनों का आप जीवन परिचय याद करके पेपर में चले जाइएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बाद इनमें कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना। सूर्यदास, बिहारी और तुलसीदास। तुलसी बिहारी और कबीर इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो ये तीन आपको जरूर याद कर लेना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। ठीक है, सातवां, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में कम कोई श्लोक लिख दीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का। ठीक है, इसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुरुराज का आसीत, वैश्वा की मित्रम भवती, कुरुमंडलम मंडलम भवती, ध्रुमुखा का आसीत। तो इन सभी के आपको उत्तर देने हैं। तो देखो, पुरुराज का आसीत, पुरुराज एका भारत वीरा आसीत। इसके बाद मरिष्ठा किम मित्रम भवती, तो मरिष्ठा दानम मित्रम भवती। ये सब आंसर मैंने आपको लिख दिए हैं। कुत्र मंडलम भवती, बाणारस्य मंडलम भवती, दुर्मुखा का आसीत। तो दुर्मुखा जो है आपका चंडाला आसीत। क्या आसीत? चंडाला आसीत। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। ठीक है, मैंने पूरा पेपर हल करके आपको दिखाया। ऐसे ही आप पेपर में हल कर दोगे, 70 में से 70 नंबर आपके आ जाएंगे। आप जो लास्ट प्रश्न होता है आपका निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखना है। क्या? देश प्रेम, स्वच्छ भारत अभियान, हमारा प्रिय नेता, मोबाइल के दुष्परिणाम। तो इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए निबंध, और बोर्ड परीक्षा में आप लोग अच्छे से कर दीजिए जाके। ठीक है, इस तरह से आप 70 में से 70 नंबर लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा पेपर अच्छे से हल कर लिया होगा। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।